हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। हिस्ट्री की क्लास चल रही है। हिस्ट्री की 15वीं क्लास है, उसका तीसरा पार्ट है। ये सारा का सारा जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एक लेसन प्लान है। ये सारी हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री की 15th क्लास है। इसके 2 पार्ट हम लोग बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं। ये इसका 3rd पार्ट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कभी कभी हम लोगों को अपलोडिंग में दिक्कत होती है। तो कभी होता है ऐसा है कि हमने तीनों पार्ट एक साथ अपलोड किए हैं, तो कभी पहला आ गया तो तीसरा आ गया, तो दूसरा उसके बाद आ जाएगा। तो अगर कभी आपको कोई पार्ट ना मिले तो उसका धैर्य से वेट कर लीजिए, लेकिन सारे पार्ट आपको मिलेंगे। इससे पहले हम पहले के 2 पार्ट में हम वारेन हेस्टिंग्स और उसकी तमाम किस्म की पॉलिसीज़, लॉर्ड वेलेजली और उसकी तमाम किस्म की पॉलिसीज़ की बात कर चुके हैं। इस समय हम बात करेंगे आपसे सर जॉर्ज बार्लो की। सर जॉर्ज बार्लो के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानने को है नहीं। ये फेमस है कि इसका समय जो रहा 2 साल का था, 1805 से 1807 का इसका समय था। और इसके समय में सन 1806 में एक आर्मी रिवोल्ट हुआ था, या सैनिक विद्रोह हुआ था। आपसे ये पूछेगा कि इसमें से किसके समय में बेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ, तो जॉर्ज बार्लो के समय में। बेल्लोर जो था आज के आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में, और उस समय मद्रास स्टेट में था। बेल्लोर में जो था छावनी थी, फौजी छावनी थी। वहाँ की सेना ने सरकार की नीतियों के खिलाफ बगावत की थी। उसी को हम कहते हैं बेल्लोर सैनिक विद्रोह, ठीक है ना। अब बेल्लोर जो है कहाँ पर है, मद्रास में है। ये कहाँ पर था, मद्रास में था। तो इसको हम मद्रास का सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। यहीं पर आपसे एक सवाल और पूछेगा कि बेल्लोर या मद्रास का सैनिक विद्रोह जब हुआ तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था, और उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था। तो मद्रास का गवर्नर था विलियम बेंटिक, जो बाद में भारत का गवर्नर जनरल बना। उस समय मद्रास का गवर्नर था कौन, विलियम बेंटिक। मैंने लिखा ना वहाँ गवर्नर बेंटिक। आप बात समझ आ रही है आपके, पक्की बात ना, है ना, नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब लॉर्ड मिंटो जो हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 2 हुए, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट और लॉर्ड मिंटो सेकंड वो वाला मार्ले मिंटो एक्ट वाला, ठीक है ना। तो ये है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसका समय 1807 से 13, 6 साल तक इसने भारत में एज ए गवर्नर जनरल काम किया, ठीक है। अब लॉर्ड मिंटो के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपसे सवाल बनता है, इसने पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक संधि की थी, जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। ये सन 1809 में हुई थी। और इस संधि पर किसकी तरफ से, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ ने सिग्नेचर किए थे। तो अक्सर एग्जाम में ये भी आ जाता है कि अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई, तो मेटकाफ और महाराजा के बीच में, तो वो भी सही है। लेकिन अगर उसमें मिंटो फर्स्ट और महाराजा हैं तो फिर वो सही होगा। ध्यान रखना, संधि पर दस्तखत किसने किए थे, अंग्रेज की तरफ से या मिंटो फर्स्ट की तरफ से, मेटकाफ ने। ओके, ठीक है। ऐसे ही वो पूना पैक्ट वाला है, जैसे ना महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी के बीच में जो समझौता हुआ था ना, पूना पैक्ट जिसे कहते हैं। तो उस संधि पर जो दस्तखत हुए थे गांधी जी की ओर से किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने, ध्यान रखना। लेकिन अगर गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे तो भी चलेगा, क्वेश्चन का नेचर क्या है वो देखना है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं ना हमारा 2 नंबर 3 नंबर से रुक गया। आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पाते और आंसर गलत कराते हैं। और मज़े की बात मैं बताऊँ, कुछ तो गॉड गिफ्टेड होते हैं जो चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो 1-2 बार की निराशा से आप लोग हतोत्साहित मत होना। शुरू में मैं भी तैयारी करता था, हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते थे। धीरे धीरे अच्छा ये पूछ रहा है, जब क्वेश्चन गलत हो गया फिर हमने उसका उत्तर मिलाया, अरे ये तो ये पूछ रहा था, तो ये पूछ रहा ना। हर किसी के साथ होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जल्दबाजी में होते हैं। चलिए खैर, ये टॉपिक से अलग हट के, हम लोग रात को सोए नहीं हैं और सुबह 200-200 किलोमीटर की यात्रा करके बहुत से बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं। क्यों करते हो आप लोग? ऐसा काम मत किया करो कि गाज़ियाबाद सेंटर है आपका, और गाज़ियाबाद सेंटर है तो यहाँ से कहाँ से, हल्द्वानी से आप लोग जो है सुबह 4 बजे उठ के टैक्सी से जा रहे हैं। कब नींद लोगे, कब अपना पेपर दोगे, है ना। आपको एग्ज़ाम से पहले, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या IAS का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम वाले दिन सुबह को यात्रा, अगर वो 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है तो उससे परहेज़ करना ही चाहिए। ओके, चलिए खैर वो अलग है। तो खैर क्वेश्चन को आप लोग समझिए अच्छे से, उसकी बात कभी बाद में करेंगे। आगे चलते हैं, ये हो गया। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो समय है वो 1813 से 1823 का है ना। देखना रिकॉर्डिंग हो रही है, बैटरी तो डाउन नहीं होगी, ठीक है। उसमें रेड लाइट तो नहीं जली अभी, ओके। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो समय है वो 1813 से 1823 का है, 1813 से 23, 10 साल का। इसकी भी बहुत सारे अचीवमेंट हैं। एक तो आता है एंग्लो नेपाल वार। एक ही युद्ध हुआ है, नेपाल से जो अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ है वो एक ही हुआ है, एक ही बार हुआ। एंग्लो नेपाल वार किसके समय हुआ, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ। दरअसल जब अवध को लगभग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हड़प लिया, तो ब्रिटिश राज की उधर यूपी बिहार साइड में नेपाल से सीमा मिलने लगी थी। तो फिर इनमें झगड़े शुरू हो गए थे।
ठीक है। तो एंग्लो नेपाल वार कब हुआ? 1814 से 1816 के बीच में हुआ। अच्छा, इसी समय एक फेमस ट्रीटी है संगोली की संधि, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, संगोली बिहार के चंपारण जिले में है। संगोली की संधि हुई थी अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, अंग्रेज मतलब लॉर्ड हेस्टिंग्स और नेपाल के बीच में। इसी के बाद जो है अंग्रेजों ने जो गढ़वाल था वो छोड़ दिया था, कुमाऊं गढ़वाल छोड़ दिया था। और कुमाऊं को किसने जीता था इस समय? मैंने यहाँ लिखा भी है, कुमाऊं को जो जीता था वो निकोलस और गार्डनर, दो कमांडर थे, एक निकोलस और दूसरा गार्डनर। अगर आप कोई उत्तराखंड का एग्जाम देंगे तो उसमें सवाल खूब आता है संगोली की संधि। तो निकोलस और गार्डनर ने कुमाऊं जीता था और ऑक्टर लोनी ने जीता था इसमें गढ़वाल, गढ़ लिखा शॉर्ट में, ऑक्टर लोनी ने जीता था गढ़वाल। ठीक है। संगोली की संधि एक्चुअली कभी ऐसा होता ना, संगोली की संधि कभी 1815 सही दे देता और कभी 1816 सही देता था। ये संधि हुई थी 1815 में, लेकिन शुरुआत में जो नेपाल का राजा था इस संधि को मान नहीं रहा था। बाद में जब उस पर दबाव पड़ा तो उसने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1816। संधि तो हो गई, यहाँ पर जो नेपाली कमांडर था उससे ट्रीटी हो गई, लेकिन वहाँ का राजा इस ट्रीटी को परमिशन नहीं दे रहा था, स्वीकृति नहीं दे रहा था। तो संधि 1815 में हुई और 16 में नेपाल ने मानी, ने लिखा है ना, नेपाल ने मानी। ठीक है, ओके। इसी के बाद पहली बार कई जगह ऐसा आता है कि जो गोरखों को ब्रिटिश फौज में पहली बार किसने शामिल किया, तो लॉर्ड डलहौजी उसका आंसर दे देते हैं। अब मैं बताता हूँ उसका चक्कर क्या है। गोरखे पहली बार ब्रिटिश फौज में जो शामिल हुए हेस्टिंग्स के समय हुए संगोली संधि के बाद। क्यों शामिल हुए? दरअसल ऐसा हुआ ना, अंग्रेजों ने गोरखों की बहादुरी देखी, उनके लड़ने का तरीका देखा, तो उन्होंने ऑफ़र किया कि भाई अब दोस्ती हो गई। हाँ साहब, दोस्ती हो गई, अब आप लोग अगर रोज़गार चाहते हो तो हमारी फ़ौज में शामिल हो जाओ। तो गोरखे फिर ब्रिटिश फौज में शामिल हो गए थे। वही फौजी को क्या चाहिए? वेतन चाहिए ना। उस समय रेगुलर वेतन मिलता नहीं था, लड़ाइयों के समय में भत्ते मिलते थे। अंग्रेज़ों का रोज़ का काम था लड़ाई लड़ने का। तो वहीं से गोरखे जो थे ब्रिटिश फौज में शुरू हुए। लेकिन डलहौजी आंसर क्यों देता है वो? अगर सवाल ये आ जाए कि अलग से गोरखा रेजिमेंट किसने बनाई, तो वो डलहौजी ने बनाई थी। गोरखों की ही अलग से बटालियन या रेजिमेंट किसने बनाई, तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के समय में फिर गोरखे बड़े पैमाने पर ब्रिटिश फौज में शामिल हुए थे। मराठों का जो विलय हुआ, मराठा एम्पायर का विलय इसी के समय में हुआ। और उत्तराखंड की जो टिहरी रियासत थी उसकी फिर से स्थापना जो हुई इसी के समय में हुई। ठीक है। उसके बाद बात आती है लॉर्ड एमहर्स्ट की। लॉर्ड एमहर्स्ट का जो समय है वो 1823 से 1828 तक का है। इसके समय में बर्मा से लड़ाई हुई, पहला बर्मा युद्ध, दूसरा बर्मा युद्ध। तो पहला बर्मा युद्ध जो है वो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। 1824 से 1826 तक, 24 से 26 तक अंग्रेज़ों और म्यांमार के बीच में झगड़ा हुआ था। ठीक है। और ये जो युद्ध रुका था या युद्ध विराम हुआ था, म्यांमार में एक जगह है यादबू में ट्रीटी हुई थी बर्मा और अंग्रेज़ों के बीच में, इसलिए कहते हैं यादबू की ट्रीटी। तो यादबू की ट्रीटी कब हुई थी? 1826 में। तो आपसे पूछेगा यादबू की ट्रीटी कब हुई? 1826 में हुई। और पहले एंग्लो बर्मा वार के दौरान हुई और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? एमहर्स्ट। ओके। अच्छा, इसमें मैंने लिखा बर्मा नहीं जाने हेतु 1824 का बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर कहाँ पर है? बंगाल में। बैरकपुर में ब्रिटिश छावनी थी, ब्रिटिश सेना का एक छावनी थी। तो इनको आदेश दिया गया कि भाई आप लोग लड़ने के लिए बर्मा जाइए। लेकिन हम लोगों में पहले मान्यता थी, अब भी है, कि भाई समुद्र जो है खारा होता है और हम समुद्र का खारा पानी पार करके जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो सैनिकों ने समुद्र पार करके बर्मा जाने से मना कर दिया। ज़मीन के रास्ते भेज दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन समुद्र पार करके भेजोगे तो हम बर्मा नहीं जाएंगे। बगावत कर दी। तो इसने उस बगावत का दमन किया था। सवाल आ जाता है कि बैरकपुर किधर गया? यह 1824 में बैरकपुर की सैन्य बगावत किसके समय में हुई? एमहर्स्ट के समय में हुई। और पूछ लेगा तो ये किस वजह से सैनिकों ने बगावत की? कि भाई हमने समुद्र पार करके बर्मा नहीं जाना। ठीक है ना। ओके, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। उसके बाद आता है विलियम बायले 1828 में। तो अस्थायी नियुक्ति थी, यानी कि ये काम चलाऊ नियुक्ति थी जब तक कि कोई नया ना आ जाए। 1828 में विलियम बायले था, 1828 में थोड़े से समय के लिए बना। उसके बाद जो समय आता है वो आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, तो समय ज़्यादा हो जाएगा वीडियो में, तो इसके लिए हम अब चौथी पार्ट बनाएंगे। हिस्ट्री क्लास 15 की चौथा पार्ट बनाएंगे। उसमें हम आप लोगों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करेंगे। क्या है एंग्लो ओरिएंटलिस्ट विवाद, क्या है सती प्रथा, क्या है कागजी नोट, क्या है बैंकिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हिस्ट्री के चौथे पार्ट में। थैंक यू।